वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की लेक्चर सीरीज़ में अपन डिस्कस करेंगे वाटलेस करंट या कार्यहीन धारा। और अपन वाटलेस करंट, कार्यहीन धारा। तो एज नेम सजेस्टेड, नाम से पता चल रहा है कि एक्चुअल में वाटलेस करंट या कार्यहीन धारा है क्या। तो प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट की अपन बात करते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट में जो करंट का वह पार्ट जो कार्य में कंट्रीब्यूशन नहीं करता है वह वाटलेस करंट या कार्यहीन धारा कहलाता है। तो इसको अपन पहले डिराइव करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको एज ए न्यूमेरिकल, एज ए प्रॉब्लम। उसके बाद में इसको कंडीशंस के बेस पर डिफाइन करेंगे अपन इसमें। तो कोई भी एक अल्टरनेटिंग करंट के लिए सर्किट काम में लेते हैं। तो सपोज इन ए सर्किट और अल्टरनेटिंग करंट का सर्किट काम में ले रही है। तो किसी भी अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में अगर मैं ये कहूँ कि रेजिस्टेंस का मान 0 है, तो रेजिस्टेंस का मान 0 है, इसका मतलब है कि जो पावर फैक्टर है दैट विल बी इक्वल टू 0। इट मीन्स जो एवरेज पावर है, जो माध्य शक्ति है, उसको अपन 0 यहाँ पर वैल्यू करेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर सीरीज है उसके अनुसार जो अपन ने पावर फैक्टर पढ़ा है, पावर फैक्टर के बारे में जो भी अपन ने डिस्कस किया है, तो पावर फैक्टर था वो सीधा अपन ने पढ़ा था इसको कि कोस फाई जो फेज डिफरेंस है उसके कोसाइन के प्रोपोर्शनल होता है पावर। तो ये पावर फैक्टर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं रेजिस्टेंस को 0 कर दूँ तो रेजिस्टेंस को 0 करने के लिए इसका पावर फैक्टर 0 हो जाएगा, क्योंकि पावर ऑल्सो डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस। अब चूँकि P = I² भी होती है बेसिक करंट के लिए। तो अगर कोई भी रेजिस्टेंस लेस सर्किट है, कोई भी प्रतिरोध रहित परिपथ है, रेजिस्टेंस लेस जो सर्किट है, इफ एनी सर्किट इज एक्ट एज रेजिस्टेंस लेस, then it consumes 0 पावर। अगर कोई भी रेजिस्टेंस लेस सर्किट है तो वह पावर 0 कंजप्शन रखता है, उसका पावर कंजप्शन 0 होता है। तो उसे अपन एज ए वाटलेस करंट की तरह डिसाइड कर सकते हैं, वाटलेस करंट उसको कह सकते हैं। या उसको एक डेफिनेशन और भी दे सकते हैं कि कोई भी कंपोनेंट ऑफ सर्किट है विच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द एवरेज पावर। अपन इसको ये भी बोल सकते हैं कि द कंपोनेंट ऑफ पावर, कंपोनेंट ऑफ करंट, द कंपोनेंट ऑफ करंट। क्योंकि अपन ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था जब वी वर डिस्कसिंग अबाउट पावर फैक्टर, कि अल्टरनेटिंग करंट है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय 2 कंपोनेंट ऑफ करंट्स। तो उसी के बेस पर अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं। द कंपोनेंट ऑफ करंट विच डज नॉट contribute टू दी एवरेज पावर, कि धारा का वह भाग जो माध्य शक्ति में योगदान नहीं देता। धारा का वो भाग जो माध्य शक्ति में अपना योगदान नहीं देता है, वह वाटलेस करंट कॉल्ड एज वाटलेस करंट, और इसको कार्यहीन धारा कहते हैं। तो इसके लिए देखिए अपन सिंपल से डेरिवेशन करते हैं। और सिंपल से डेरिवेशन के लिए अपन को पता है कि कोई भी LCR परिपथ ले लीजिए,
जिसमें एल हो, सी हो या आर हो, इनका कॉम्बिनेशन ले लीजिए। तो सिंपली अपने LCR ही कॉम्बिनेशन के लेते हैं, उसमें तीनों कंपोनेंट आ जाते हैं। तो इसके लिए अप्लाइड जो EMF है दैट इज़ गिवन बाय E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। चूँकि यहाँ पर L को डोमिनेंट मान रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू C, तो L डोमिनेंट होगा, L ज़्यादा प्रभावी होगा, तो इसमें जो फेज़ होगा वह 5 फेज ज़्यादा होगी EMF रादर देन I। तो इसके लिए जो करंट है वह I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5, ये अपन ने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। यहाँ पर देखिए, अगर मैं जो कैपेसिटेंस है दैट कैपेसिटेंस इफेक्ट इज डोमिनेंट देन इंडक्टिव इफेक्ट, तो जो 5 है दैट विल बी ट्रीटेड एज ए +5। ओके, अब व्हाट इज़ द पावर? तो द पावर एट टाइम टी, इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस पावर, तात्क्षणिक शक्ति। तो दैट इज़ इक्वल टू, अपन नॉर्मली पढ़ते हैं पावर है, सॉरी IV होती है, IV इज़ पावर। यहाँ पर V है वह EMF है, तो इसको अपन IE लिख सकते हैं, वैल्यू रख दीजिए। तो I0 साइन ओमेगा टी माइनस का 5 E0 साइन ओमेगा टी। ओके, देन I0 E0 साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी माइनस 5 कैन बी रिटन यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ साइन A प्लस B और साइन A माइनस B। तो इट इज़ साइन ओमेगा टी कोस 5 माइनस कोस ओमेगा टी साइन 5। फर्दर सॉल्व इट, I0 E0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस 5 माइनस E0 I0 doesn't matter एंड साइन 5। अब यहाँ पर देखिए कि जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा साइन ओमेगा टी को, तो इट विल बी साइन ओमेगा टी एंड कोस ओमेगा टी। तो I will multiply 2 in numerator and denominator both side, because मुझे पता है 2 साइन A कोस A इज इक्वल टू कोस 2A। तो मैंने इसको डिवाइड किया 2 से, I मल्टीप्लाई बाई 2, देन इट विल बी 2 साइन ओमेगा टी एंड कोस ओमेगा टी एंड एक्ट एज ए साइन 2 ओमेगा टी। ओके, गुड। तो आई शुड राइट इट E0 एंड I0 कोस 5 एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इस टर्मिनोलॉजी को मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है, एडजस्ट किया अपने हिसाब से। I0 कोस 5 को मैंने साथ रखा एंड E0 आउटसाइड द ब्रैकेट एंड ऑल्सो इज द पार्ट ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड E0 I0 E0 बाई 2 I0 साइन 5 एंड साइन 2 ओमेगा टी। दिस इज द instantaneous power at time t. Now I should take the average power. So what do you mean by the average power? Average power is the time integration as a whole cycle, and we are assuming here as a whole cycle is time t is equal to capital T for a single time period. अगर मैं यहाँ पर इनकी बात करूँ E की और I की, तो अगर ये वेव रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से है, तो एक जो चक्र है वह 0 से लेकर T का यहाँ से यहाँ तक होगा। तो इन सब को ऐड कर देना है, इन सब को ऐड करूँगा हर पॉइंट पर, तो एवरेज निकालूंगा। तो एवरेज मतलब हर पॉइंट पर मैंने E को ऐड किया, तो E को हर पॉइंट पर ऐड करने का मतलब उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, दैट लिमिट टेंड्स टू 0 to T। और जिस प्रकार से एवरेज निकालते हैं, तो टाइम के ऊपर एवरेज निकालेंगे तो कुल शक्ति बटे कुल टाइम, तो कुल शक्ति है टोटल पावर है दैट विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन एंड टोटल टाइम इज, टाइम कितना है 0 से लेकर T तक, कैपिटल T है तो डिवाइडेड बाय T। तो इसके लिए इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका मीन वैल्यू आ जाएगी, इसका अपन माध्य या इसका औसत निकाल लेंगे। अब देखिए कि यहाँ पर मैं जब इंटीग्रेशन करता हूँ, तो इंटीग्रेशन के लिए इसका इंटीग्रेशन ये कांस्टेंट है तो इसका होगा, यहाँ पर इसका होगा, तो इनकी वैल्यूज़ को अपन अलग अलग फाइंड आउट
कर सकते हैं। तो वैल्यू को फाइंड आउट करने से पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो एवरेज पावर है, जो पावर है वह पावर दो अलग अलग पार्ट से मिलके बनी है। सपोज दिस इज पार्ट फर्स्ट एंड दिस इज पार्ट सेकेंड। तो अपन बोल देते हैं पी आई फर्स्ट एंड पी आई सेकेंड, ऐसे इसके दो पार्ट हैं। ओके गुड। तो अभी सबसे पहले देखिए पी आई फर्स्ट पार्ट। पी आई फर्स्ट पार्ट इज गिवन एज ई जीरो बटे सॉरी यहाँ पर ई जीरो बटे टू नहीं है, यहाँ पर टू नहीं है, इट्स ए सिंगल वैल्यू ई जीरो एंड आई जीरो कोस फाई एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी, दिस इज द वैल्यू। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि जो आई जीरो है वह कोस का कंपोनेंट है, और कोस का कंपोनेंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ इसके लिए ये है। तो आई जीरो अगर कोस का कंपोनेंट है तो इसको अपन डेफिनेशन के रूप में ऐसा लिख सकते हैं कि शक्ति का वह भाग, जो तात्क्षणिक शक्ति है, तात्क्षणिक शक्ति का वह भाग जो धारा के आयाम की तात्क्षणिक शक्ति का वह भाग जो धारा के आयाम, ध्यान रखिए यहाँ पर द मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड, द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, ये करंट है, द पीक वैल्यू ऑफ करंट आई जीरो। तो आई जीरो का जो प्रोजेक्शन है किसी एक डायरेक्शन में, उसी को अपन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो करंट है उसका आयाम आई जीरो है। आयाम यहाँ पर मतलब है, आयाम से मतलब यहाँ पर है कि धारा का अधिकतम मान, जो कि देखिए अपन ने लिया था आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव लिया था। तो ये आयाम है, धारा का पीक वैल्यू है, जो इसको अपन शीर्ष वैल्यू भी, शीर्ष मान भी बोलते हैं। तो वह भाग जो धारा के आयाम आई जीरो का विद्युत वाहक बल की दिशा में। तो अब देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो आई जीरो है इसका प्रोजेक्शन है वह कोस फाई है। तो विद्युत वाहक बल है जो उसकी दिशा है, उस दिशा में इसका प्रोजेक्शन है, उसको अपन कंपोनेंट लेते हैं इसका। तो आई जीरो का ईएमएफ की दिशा में जो प्रोजेक्टेड पार्ट है, जो वियोजित घटक है, वियोजित घटक के कारण होता है। तो तात्क्षणिक शक्ति जो भी है, इंस्टेंटेनियस जो पावर है, उसका वह पार्ट जो करंट के आयाम के ईएमएफ की दिशा में वियोजित भाग के कारण से होता है, वह मान जो है वह यहाँ पर दिया गया है कि ये जो पहला पार्ट है ना, वो कौन सा पार्ट है, वह करंट के उस पार्ट के कारण से है जो ईएमएफ की डायरेक्शन में है। तो चलिए अब इसका एवरेज निकालिए। तो पी आई फर्स्ट और इसका एवरेज, अब एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कर दीजिए ए जीरो आई जीरो कोस फाइव एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये डी टी होगा, जीरो से लेकर टी तक होगा और बटे टी हो जाएगा। तो वो एवरेज की तरह ही काम करेगा यहाँ पर। ओके, अब देखिए ई जीरो आई जीरो कोस फाइव ऑल आर कॉन्स्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ई जीरो आई जीरो कोस फाइव एंड अपन जो इंटीग्रेशन लेंगे या एवरेज लेंगे वह केवल और केवल इसका होगा मान। ओके गुड, ये वाला मान इसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अब देखिए यहाँ पर कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो मान है वह वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या होगी। अब अगर इसका मैं एवरेज निकालूंगा तो कोई भी जो ध्यान रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज निकालते हैं फुल साइकिल के लिए। अगर मान लीजिए ये ग्राफ है ये वाला, और किसी भी
तो इसके लिए किसी भी एक पूर्ण चक्कर के लिए, एक फुल साइकिल के लिए 0 से t के लिए अगर अपन एवरेज करते हैं तो इसका मान 1/2 आता है। अगर आप कैलकुलेशन भी करेंगे ना इसे ऐसे साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और जब थीटा का मान ले रहे हैं यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, ये 0 से लेके 2 पाई हो जाएगा, तो 0 से 2 पाई हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो इट विल बी एक्ट एज 1/2 फुल साइकिल के लिए। तो ये सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा पी आई और फर्स्ट पार्ट और इसका एवरेज, दैट 1/2 E0 I0 cos phi, ये वाला मान इसका आ गया अपने पास में। ओके गुड। तो ये वाला मान आने के बाद में अपन देखते हैं कि ये कांस्टेंट मान है, एक प्रकार से ये जो वैल्यू है यह कांस्टेंट वैल्यू आई है इसकी। तो इट मीन्स कि जो भी इंस्टेंटेनियस पावर काम में ले रहे हैं, जो तात्क्षणिक शक्ति है, उस तात्क्षणिक शक्ति इंस्टेंटेनियस पावर के लिए जो पार्ट फर्स्ट है उसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा वह करंट के उस पार्ट के लिए होगा, उस पार्ट के कारण से होगा, उस कंपोनेंट के कारण से होगा करंट के जो ईएमएफ की डायरेक्शन में है। तो अभी इसका जब अपन वेक्टर डायग्राम खींचेंगे तब इसमें अपन डिस्कस करेंगे इस चीज़ के लिए कि एक्चुअल में है क्या। अब मैं थोड़ा सा यहीं पे साथ साथ बता भी देता हूँ पहले से ही। अगर मैं ये वाई डायरेक्शन लूँ और ये एक्स डायरेक्शन लूँ और ये कहूँ कि ई जो है E0 सॉरी ई का मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, तो E0 के लिए पीक E0 है और यह एंगल बनाता है ओमेगा टी, फेज जो ओमेगा टी है। इसके रेस्पेक्ट में करंट जो है उसकी जो फेज है वह कितनी कम है, वह फाई कम है, तो ये है करंट I0। अब ये जो करंट का जो एंगल है वो कितना है, ओमेगा टी माइनस का फाई, तो इन दोनों के बीच का एंगल अपना आप कितना हो गया, फाई हो गया। तो I0 का वो प्रोजेक्शन, ये वाला प्रोजेक्शन जो E0 के डायरेक्शन में है और इसका मान कितना है, तो I0 का वो प्रोजेक्शन जो E0 की डायरेक्शन में है, दैट वैल्यू इज I0 cos phi। तो केवल यही कंट्रीब्यूट करेगा पहले पार्ट के लिए। ओके, अभी अपन चलते हैं पार्ट 2 के लिए। तो पार्ट 2 के लिए जो वैल्यू आएगी उसको भी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पार्ट 2 देखिए अपन ने कैलकुलेट क्या किया था, अपने लिए पार्ट 2 था यहाँ पर E0/2 I0 sin phi sin ओमेगा टी। तो ये है पी आई पार्ट सेकंड और इसके लिए मान क्या था, ये था E0/2 I0 sin phi एंड sin 2 ओमेगा टी, ये वाला मान था इसके लिए। अब इसके लिए एवरेज वैल्यू निकालिए, तो इसका माध्य मान निकालिए। तो देखिए पी आई पार्ट सेकंड एंड एवरेज वैल्यू, और दिस इज E0/2 I0 sin phi sin 2 ओमेगा टी, एंड ये मैंने एवरेज पार्ट इसका किया। तो E0 I0 sin phi ऑल आर कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये समय के सापेक्ष नियत हैं, तो इनको अपन एवरेज से बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। तो दिस इज E0/2 I0 sin phi एंड ये हो गया sin 2 ओमेगा टी एवरेज। ओके, ये वाला पार्ट इसके लिए अपने पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर वापस वही जो अपन ने कैलकुलेशन किया था, यहाँ पर देखिए कि अगर साइन थीटा या साइन एन थीटा या साइन थीटा को भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा है और उसका एवरेज लेते हैं, साइन थीटा कोस थीटा इनका एवरेज लेते हैं तो हमेशा 0 आता है। तो यहाँ पर जब इसका एवरेज लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0। इट मीन्स पी आई पार्ट सेकेंड विद एवरेज इज इक्वल टू 0। तो जो दूसरा पार्ट है, द सेकेंड पार्ट ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज वैल्यू ऑफ द पावर टेंड्स टू 0। द रीज़न इज कि यहाँ पर साइन 2 ओमेगा टी का जो एवरेज है, माध्य मान है, वो है 0 होगा। तो यह पावर के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। तो इसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं कि जो टोटल वैल्यू है, इसीलिए पी आई जो एवरेज है, पी आई जो एवरेज था, जो अपने सबसे पहले डेरिवेशन किया था, ये देखिए,
तो यहाँ पर जो मैं ये पूरा इसका देखिए ये वाला इक्वेशन है, ये इसका मैं पूरे का अगर एवरेज लूँगा तो इसका एवरेज और इसका एवरेज, तो इसका एवरेज 0 हो गया, और इससे जो स्क्वायर है इसको 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी में तोड़ूँ या इसको सीधा इसका 1/2 कर दूँ, तो केवल ये वाला पार्ट ही एवरेज के लिए एवरेज पावर के लिए माध्य शक्ति के लिए अपना योगदान देगा, बाकी ये तो 0 हो जाएगा। तो ये तो ऑटोमेटिक टोटल 0 है, अपने कैलकुलेट किया यहाँ पर, ये देखिए। ओके, तो इसका मान कितना हो गया है, E0/2 I0 कोस फाई, ये वाला मान होगा। ये मैंने बार ऊपर लगाया है, ये एक्ट एज ए मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू। ये ऐसे भी आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, ट्रायंगल ब्रैकेट टाइप, लेकिन ये चलेगा, ठीक है, ये भी है, सही है। ओके, तो ये हो गई इसकी एवरेज पावर। अब देखिए यहाँ पर जो पार्ट सेकंड था, जो सेकंड पार्ट आपने कैलकुलेट किया है, इसमें एवरेज पावर का मान है वह 0 हो गया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसके बेस पर अपन बोल सकते हैं कि ताक्षणिक शक्ति जो है उसका वह भाग कार्यहीन होगा। कौन सा, ये वाला भाग, पार्ट सेकंड है, द्वितीय भाग है, वह कार्यहीन होगा। तो इसको अपन लैंग्वेज में लिख देते हैं। तो क्या है कि ताक्षणिक शक्ति का यह भाग कार्यहीन है, कार्यहीन है। कौन सा, यह भाग कौन सा, भाग द्वितीय जो अपने लिया ना, भाग सेकंड, आप इस इक्वेशन का ध्यान रखिएगा। भाग द्वितीय यह भाग कार्यहीन होता है। अब इसके लिए कहेंगे कि धारा के आयाम, धारा के आयाम, धारा का आयाम कितना है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इज I0। धारा के आयाम का विद्युत वाहक बल या EMF, धारा के आयाम का विद्युत वाहक बल या EMF की लंबवत दिशा में, इसे मतलब परपेंडिकुलर या लंबवत दिशा में, लंबवत दिशा में जो प्रोजेक्टेड पार्ट है, वियोजित, प्रोजेक्ट तो वियोजित भाग कार्यहीन धारा है। तो यहाँ पर ये देखिए कि जो PI सेकंड पार्ट था इंस्टेंटेनियस करंट के पावर के लिए, उसमें द्वितीय भाग के लिए जब इसका एवरेज लिया तो वो 0 आया। 0 क्यों आया कि ये वाला पार्ट है, यह शक्ति का कार्यहीन भाग है। तो कार्यहीन भाग कौन सा होता है, धारा का जो आयाम है, धारा के आयाम का वह जो मान है, कौन, धारा के आयाम का कौन सा मान, धारा के आयाम का वह मान जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब कि ये तो करंट की अपने EMF की डायरेक्शन है। अब EMF की डायरेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या तो ऐसे हो सकता है और या फिर नीचे की तरफ डायरेक्शन वाला हो सकता है। क्योंकि जो करंट है यहाँ पर जो लेगिंग कर रही है π/2, तो ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट कौन सा है, ये करंट है। इस करंट के लिए इसका सेम डायरेक्शन में जो पार्ट है वह कोसाइन प्रोजेक्टेड है, ये कोसाइन वाला पार्ट है, और ये वाला साइन वाला, तो ये हो जाएगा I0 साइन फाई। तो I0 साइन फाई, तो यहाँ पर जो I0 साइन फाई वाला पार्ट है यह कार्यहीन धारा या वॉटलेस करंट कहलाती है यहाँ पर। तो वॉटलेस करंट है वो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, वो है I0 साइन फाई। I0 साइन फाई केवल और केवल वॉटलेस करंट के लिए फॉर्मूला है। तो I0 कोस फाई नहीं है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कार्यहीन धारा है वह क्या है, तो कार्यहीन धारा I0 साइन फाई है। तो वॉटलेस जो करंट है, वॉटलेस करंट इज इक्वल टू I0 साइन फाई। और ये I0 साइन फाई जो कंपोनेंट है, इसकी डायरेक्शन है वह अप्लाइड EMF की डायरेक्शन की होती है, उसकी दिशा में होती है, नहीं होती है, यह उसके लंबवत दिशा में होती है। π/2 एंगल का डिफरेंस इसमें होता है। तो इसके लिए अपन वो जो डायग्राम बनाया था वो डायग्राम वापस एक सेकंड के लिए आप देख लीजिए जल्दी से। ये अपना डायग्राम, ये y डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन, दिस इज E0 एंगल विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू ओमेगा टी, दिस इज माई I0, the angle is equal to omega t माइनस का फाई, डिफरेंस बिटवीन I एंड E0 फेज, ये हो गया फाई। तो इसका जो पार्ट है वह डायरेक्शन इन E0 के पार्ट में जो करंट का पार्ट है वह हो जाएगा I0
कोस फाई, केवल इसी के कारण से ही एवरेज वैल्यू आएगी। तो एवरेज वैल्यू में कंट्रीब्यूशन जो करेगा करंट का पार्ट वह होगा आई जीरो कोस फाई, और जो कोई भी कंट्रीब्यूशन या योगदान नहीं देगा वह 90 डिग्री पर होगा, 90 डिग्री इसके रिस्पेक्ट में, और यह होगा आई जीरो साइन फाई। तो दिस इज कॉल्ड वॉटलेस करंट, इसको वॉटलेस करंट अपन कहेंगे। अभी ये सिंपल वॉटलेस करंट के लिए अपन ने इसकी डायरेक्शन बेस के ऊपर फॉर्मूला डिस्क्राइब किया। अभी अपन देखते हैं कि कोई भी अगर सर्किट काम में ले रहे हैं, परिपथ काम में ले रहे हैं, तो उसके लिए जो पावर है, शक्ति है, वह कितनी होगी और कैसे होगी। अपन स्टार्टिंग में जब एक बात कही थी कि R बराबर 0 है तो कोस फाई इज इक्वल टू 0। तो जो रेजिस्टेंस लेस जो सर्किट है उसमें जो पावर कंजप्शन है वो 0 होगा। अभी इसको भी अपन देख लेते हैं। तो कोई भी एक सिंपल सा सर्किट लीजिए, कोई भी एक सर्किट लीजिए, और उसमें जो इम्पीडेंस होगा, ध्यान रखिए इम्पीडेंस के बारे में अपन ने बात की थी, जो प्रतिबाधा है Z वह सेम वैसे ही एक्ट करती है R की तरह, रेजिस्टेंस की तरह। अगर रेजिस्टेंस है वह DC में एक्ट करता है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स काम में ले रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में, जो एलिमेंट्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जो कि सिंपली अपन इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस से मिलके मानते हैं, उनका जो इम्पीडेंस है, जो उनके कारण से जो करंट में ऑब्स्टेकल पैदा होते हैं, बाधाएं पैदा होती हैं, वह प्रतिबाधा कहलाती है, और वो रेजिस्टेंस की तरह ही कार्य करती है। तो जो इम्पीडेंस है वह किन से मिलके बनी होती है, वह रेजिस्टेंस से प्लस इम्पीडेंस से, इंडक्टेंस से, सॉरी रिएक्टेंस से मिलके बनी होती है। और वो रिएक्टेंस कौन कौन से हैं, XL प्लस XC। इसको अपन ने कॉमन एक ही नाम दिया था, दैट इज X। तो इसको अपन लिख सकते हैं R प्लस X। R यहाँ पर प्योर रेजिस्टेंस है, और ये है अपना रिएक्टेंस, जिसको अपन ने प्रतिघात बोला था। ओके, अभी अगर जो Z है, चूँकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि जो Z है वह वेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ में होगा, तो R प्लस X। तो इसका भी एक सिंपल सा डायग्राम देखिए, दिस इज A, दिस इज B। अगर मैं एवरेज के लिए बोलूँ इस डायग्राम से, तो देखिए ये Z है और ये Z है, तो ये मेरा वैल्यू हो गया R। अगर ये वैल्यू R है तो ये हो गया X। कहने का मतलब X एक्सिस पर मैंने R लिया और Y एक्सिस पर मैंने जो इम्पीडेंस है, सो रिएक्टेंस है, वो लिया। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड के रूप में लूँगा तो Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, तो ये जो वैल्यू है ना, ये Z के बराबर वाली, ये हो जाएगी R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, और मैंने प्रोजेक्शन के लिए ऐसे ले लिया। दिस इज द एंगल फाई। तो फाई एंगल इज बिटवीन E एंड I। ओके, अब देखिए यहाँ पर साइन फाई का मान क्या होगा। दोनों अपन, क्योंकि अपने पास इंपॉर्टेंट यहाँ पर I0 साइन फाई और I0 कोस फाई दो कंपोनेंट है, तो I0 साइन फाई है वह तो वॉटलेस करंट है, दैट डजंट कंट्रीब्यूट इन द पावर। ओके, तो साइन फाई के लिए अपन नॉर्मली देखते हैं तो लंब बटे कर्ण वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं यहाँ पर। तो दिस इज माई X एंड लंब की तरह काम करेगा ये वाला, इसके परपेंडिकुलर होने से, और ये मेरा कर्ण के लिए। ओके, तो X बटे Z और X बटे X स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ओके, और कॉस फाई है वह कितना होगा, कॉस फाई की वैल्यू होगी वह होगी आधार बटे कौन, तो दिस इज R बटे Z और R बटे X स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये वैल्यू मेरे पास में आ गई। अब ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली। अब देखिए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एवरेज पावर, एवरेज कंज्यूम्ड पावर है वह कितनी है। तो जो एवरेज पावर थी, जो किसी भी टाइम t पर इंस्टेंटेनियस एवरेज कंज्यूम्ड पावर थी, दैट वाज PI एवरेज, या फिर इसको PI ये वाला। तो इसके लिए मैंने वैल्यू क्या लिखा था, 1/2 E0 I0 और कोस फाई, हाँ ये लिखा था कोस फाई। ओके, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर कोस फाई का मान बताइए और E0 का मान। तो E0 क्या है, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ EMF। तो पीक वैल्यू ऑफ EMF को मैं कर सकता हूँ I0, ओम के नियम के अनुसार, ओम्स लॉ, I0 Z इज इक्वल टू E0। कैन आई राइट इट, यस ऑब्वियसली। अब Z है वो X और R का कॉम्बिनेशन है, तो वो बात की बात है, अभी तो अपन Z के फॉर्म में लिखेंगे।
ओके, तो लिख दीजिए इज इक्वल टू I0Z and I0 and the value of cos phi, the value of cos phi is equal to R by Z. तो R by Z cancel by Z to each other and this is 1/2 I0 square R. तो ये हो गया है अधिकतम कंज्यूम्ड पावर। तो किसी भी सर्किट में, किसी भी अल्टरनेटिंग सर्किट में, परिपथ में जो अधिकतम पावर कंजप्शन होगा, वह पावर कंजप्शन में जो मेन रोल होगा वह होगा रेजिस्टेंस का। उसमें इम्पिडेंस का तो रोल होता ही नहीं है। और इसका एक कारण ये भी है कि जो आर है, रेजिस्टेंस है, उसके कारण से करंट एंड वोल्टेज बोथ विल बी इन सेम फेज। तो जो कंजप्शन पावर है किसी भी अल्टरनेटिंग सर्किट में, वह इम्पीडेंस के रेजिस्टेंस पार्ट के कारण से होता है। कहने का मतलब यहाँ पर जो जनरल वैल्यू है वो तो इम्पीडेंस है, लेकिन उसमें जो कंजप्शन है वह केवल आर के कारण से होता है। उसमें एक्स का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर आर का मान मैं 0 कर दूंगा, इफ़ आर इज 0 द पावर कंजप्शन इज 0, तो पावर कंजप्शन अपने आप ही यहाँ पर 0 हो जाएगा। अभी देखिए ऐसे ही अपन वॉटलेस करंट है उसकी भी बात करें तो वॉटलेस करंट के लिए मैं अगर कहूँ वैल्यू तो ये हो जाएगी। इसके लिए जो पावर का मान मैं लिखूँ 1/2 E0 I0 साइन फाई। अब ये कहाँ से आया? तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर देखिए कि ये जो वैल्यू आई है अपनी, ये वैल्यू आई है इससे, सॉरी इस वाले पार्ट से, कि जब अपन पार्ट सेकंड का मान ज्ञात कर रहे हैं तो पार्ट सेकंड का मान यहाँ पर 0 था और तब देखिए यहाँ पर कि ये जो पावर के लिए वेव फॉर्म का इक्वेशन है, तो इसमें E0/2 I0 साइन फाई। तो यहाँ पर जो पावर का एम्पलीट्यूड है वो सारा ये होगा, दिस इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ पावर। कि जो भी टाइम फंक्शन के अलावा वैल्यू हैं, कांस्टेंट वैल्यू है, वह उसकी पीक वैल्यू होगी। तो यहाँ पर इसको मैं सीधा सीधा यहाँ से चाहूँ तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, कैसे P0 साइन ओमेगा डैश टी, ऐसे लिख सकते हैं। ओमेगा डैश इज इक्वल टू 2 मेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर 2 का। और जो P0 है वह हो जाएगा E0 I0 साइन फाई बटे 2। तो दिस इज़ द पीक वैल्यू ऑफ पावर। किसके कारण से? द पीक वैल्यू ऑफ पावर ड्यू टू वॉटलेस करंट, दिस इज़ द वॉटलेस करंट। ओके, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर अपने पास में जो वॉटलेस करंट के कारण से जो पावर का मान आया है, पावर कंजप्शन होगा, वह देखते हैं किस प्रकार से दिया जाएगा। तो 1/2 E0 के लिए वापस कीजिए, I0Z एंड I0 एंड साइन फाई की वैल्यू है, साइन फाई इज x/z एंड दिस इज x/z, कैंसिल बाई टू ईच अदर, डिवाइडेड इज इक्वल टू 1/2 I0 स्क्वायर x। ये हो जाएगा मान इसका। गॉड, तो जो भी पावर का रिलेशन है इम्पीडेंस के साथ में, तो वह जो पावर होगी, मतलब जो इम्पीडेंस के कारण से जो पावर होगी, सॉरी इम्पीडेंस नहीं, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस टोटल है, द पावर पार्ट ड्यू टू द रिएक्टेंस एक्ट एज एन वॉटलेस पावर या कार्यहीन शक्ति। तो कार्यहीन शक्ति है वह हो जाएगी, सीधा सीधा आप लिख सकते हैं इसको 1/2 I0 स्क्वायर x, ये वाला पार्ट इसके लिए हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।